लाइव है मैडम आप। Okay. Good morning everyone and welcome to the third lecture. आई नो हम लोग को जहाँ तक होना चाहिए था हम लोग नहीं है, बट इन द अपकमिंग क्लासेस हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्काइव, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। आफ्टर दैट, जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज जो वेस्टर्न स्कॉलर्स ने किया है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ आर्काइव एंड म्यूजियम इन इंडिया। होपफुली ये दोनों चीज़ें क्लब करके एक ब्रीफ सेशन में कल मैं बता दूंगी। उसके बाद हम लोग केस स्टडीज डिस्कस करेंगे जिसमें नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया और इंपीरियल म्यूजियम होगा। एंड देन लास्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात में। तो अभी बेसिकली आज का लेक्चर जो है, जैसे हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा था आर्काइव और म्यूजियम के बारे में, कितने टाइप के आर्काइव हैं, कितने टाइप के म्यूजियम हैं, उन सबको हमने पढ़ा था, देखा था, समझा था। अभी उसी को हम एक लेवल फॉरवर्ड ले जाएंगे। सो अगर किसी ने पहली क्लासेस अटेंड नहीं की थी, दे मिस्ड इट। इस क्लास को अगर आप अटेंड कर लोगे तो आई थिंक यू विल गेट अ जिस्ट ऑफ व्हाट हैव बीन टॉट बिफोर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। पहला जो हमारा स्लाइड है, इसमें तो मैंने टाइटल डिस्कस किया है। इसके बाद लाइब्रेरी की क्या क्या कलेक्शन होती है, लाइब्रेरी में क्या चीज़ें होती हैं, उसको डिस्क्राइब किया है। अभी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ स्लाइड दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो लाइब्रेरी में कलेक्शन ऑफ मटेरियल क्या क्या है, बुक्स है, पीरियोडिकल है, न्यूज़पेपर है, ऑडियो वीडियो मटेरियल है। इसके बाद कितने तरीके की लाइब्रेरी होती है, नेशनल लाइब्रेरी हो गया, स्पेशल लाइब्रेरी, रेफरेंस लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, फिर लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पीसफुल एनवायरमेंट देता है, इसका एक्सेस सबके पास होता है, हर कोई लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लिख सकता है, कोई एक माइनर सी फीस देके, या कई बार तो लाइब्रेरी फ्री भी होती है। फिर हम देखते हैं कि एजुकेशन और असिस्टेंस के लिए भी लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या चीज़ें होती हैं, म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, फॉसिल्स होते हैं, हिस्टोरिकल पिक्चर, हिस्टोरिकल पेंटिंग, हिस्टोरिकल ड्रेसेस, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इंपॉर्टेंस क्या है म्यूजियम का, कि यहाँ पे रिसर्च और स्टडी जो लोग कर रहे हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, या कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने वाले एडिटर्स वगैरह होते हैं, या न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट होते हैं, दे कैन एनी डे गो एंड विजिट द म्यूजियम, और यहाँ पे ये लोग अपना चीज़ों को पढ़ के उसके बारे में रिसर्च करके लिख सकते हैं। तो ये म्यूजियम का इंपॉर्टेंस का एक पार्ट है। फिर प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, और ये म्यूजियम जो है काम करता है एज एन अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट एज वेल। इसके बाद आर्काइव क्या है, आर्काइव में क्या चीज़ें होंगी, आर्काइव में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक्ट्स एंड लॉज के डॉक्यूमेंट होंगे, फोटोग्राफ्स होगा, माइक्रोफॉर्म होगा, मैप होगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ट्रीटीज, ये सारी चीज़ें आर्काइव में हमें मिल जाएंगी। कि मसौदा होता है, समझौता होता है दो देशों के बीच में, उनको ट्रीटीज बोलते हैं, पीस कीपिंग ट्रीटी, और इस तरीके से ट्रीटी साइन होती है, एक तरीके का समझौता होता है वॉर खत्म होने के बाद। ठीक है, और माइक्रोफॉर्म और लूज पेपर्स होते हैं जिनको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको इस तरीके से संभाल के आर्काइव में रखा जाता है। कितने तरीके की आर्काइव्स होती है हमारी, आर्काइव्स होती है हमारी यूनिवर्सिटी आर्काइव, कॉर्पोरेट आर्काइव, गवर्नमेंट आर्काइव, हिस्टोरिकल सोसाइटी, रिलीजियस आर्काइव और स्पेशल कलेक्शन। तो इस तरीके के हमारे पास आर्काइव होते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ आर्काइव क्या है, कि ये एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये यूजफुल होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज को बनाने के लिए, और यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो वैलिड होता है। जैसे विकिपीडिया से हम कुछ पढ़ते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, तो विकिपीडिया में जो लिखा है वो सही होगा। इस वजह से जो आर्काइव जाना है, लाइब्रेरी जाना है, यहाँ से जो सोर्स मटेरियल मिलते हैं हम लोगों को, उनको हम ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मानते हैं। और सबसे ऑथेंटिक कॉन्टेम्परेरी टाइम का अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट कम्स फ्रॉम आर्काइव। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्या क्या है लाइब्रेरी और आर्काइव के। तो जो पब्लिश मटेरियल है वो लाइब्रेरी में मिलेगा, जो अनपब्लिश मटेरियल है वो आर्काइव में। मटेरियल कैन बी ब्रोज एंड रिट्रीव बाय द यूजर, रिक्वेस्ट मटेरियल फ्रॉम स्टाफ। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं लाइब्रेरी जाऊंगी तो मेरे को जो भी सामान चाहिए मैं कैटलॉग सेक्शन में जाके खुद ढूंढ के वहाँ से सामान निकाल सकती हूँ। लेकिन आर्काइव का अगर मुझे सामान चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सारी चीज़ें इतना एक्सेसिबल भी नहीं होता है, सो फॉर दैट प्रिजर्व मटेरियल को एक्सेस करने के लिए वहाँ पे स्टाफ की परमिशन लगती है, और वहाँ के स्टाफ को बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। तो वहाँ को पहले स्टाफ को अप्रोच करना होता है और फिर यहाँ से हम लोग सामान निकाल सकते हैं। फिर आइटम्स विद कवर। अब इसका क्या मतलब आइटम्स विद कवर, इसका मतलब ये है कि जो भी लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह होती हैं तो उसके ऊपर एक एनवलप, जैसे हम स्कूल टाइम पे करते हैं ना, कॉपी वगैरह पे कवर चढ़ा देते हैं, पनिशमेंट मिलती थी, सो दैट हमारी कॉपी जो है प्रिजर्व रहें, अच्छे से खराब ना हो, पूरा हमारा साल निकल जाए। सिमिलरली लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं उनके अच्छे से बाइंडिंग करी रहती है, या तो हार्ड कवर होते हैं, सॉफ्ट कवर, मोटे गत्ते वाले कवर होते हैं, पतले वाले कवर होते हैं, जैसे राइटिंग रजिस्टर्स होते हैं। लेकिन आर्काइव में क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लूट पेपर्स और ये सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे बॉक्सेस एंड फोल्डर्स में सामान पड़ा रहता है। लाइब्रेरी में हमको इंडिविजुअल आइटम्स मिलते हैं। इंडिविजुअल आइटम यानी कि कोई पर्टिकुलर बुक, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल, ये हम वहाँ से ले सकते हैं। आर्काइव से हम पूरा कलेक्शन उठा सकते हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर, 10 साल का न्यूज़पेपर, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कि 1980 से लेकर 1990 तक क्या क्या चीज़ें हुई, तो उसका एक मटेरियल हमें मिल जाएगा। लाइब्रेरी को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको सब्जेक्ट या ऑथर के नाम से ऑर्गेनाइज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस मेरा नाम निरुपमा सिंह है, अगर मैंने कोई किताब लिखी है या मैंने कोई मटेरियल लाइब्रेरी में मेरा कुछ पब्लिश होकर रखा है, तो उसको पहले मेरा सरनेम यूज करेंगे सिंह, उसके बाद निरुपमा, फिर वो बुक का नाम आएगा। तो लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग इस तरीके से होती है। लेकिन जो आर्काइव होता है उसकी कैटलॉगिंग ज़्यादा इन डेप्थ नहीं होती है। लाइब्रेरी में हम लोगों को एक पेज नंबर से लेकर एक एक्सेशन नंबर सब दिया रहता है, बट आर्काइव में ये नहीं होता है। आर्काइव का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो शॉर्ट रहता है, कि कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ईयर, उस तरीके से लिखा रहता है, उसमें ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल नहीं देते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फॉर सिक्योरिटी अदर रीजन। फिर लाइब्रेरी में एक ही बुक का, एक ही सामान का 5-6 कॉपी हो सकता है। तो अगर सेम बुक 4 लोग भी पढ़ते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, दे कैन इशू डिफरेंट कॉपीज फॉर ईच ऑफ द पर्सन। बट आर्काइव में हमारे पास जो मटेरियल का कलेक्शन होता है, दे आर रेयर मटेरियल्स, जिनको स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक ऑफिस के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे जो मटेरियल है ये बहुत रेयर होता है, इसीलिए हम लोग को स्टाफ की परमिशन लेनी पड़ती है इसको एक्सेस करने के लिए। और लाइब्रेरी में अगर कोई बुक या कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम रेयर बुक्स जो लाइब्रेरी में होती है कई बार, लेकिन अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको रिप्लेस कराया जा सकता है, उसकी जगह कोई नया इशू बुक का लेंगे। लेकिन अगर सेम मटेरियल आर्काइव में खराब होता है तो उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही हैं अपने टाइम के, उनको प्रिजर्व किया गया है। तो एक बार अगर आर्काइव में आग लग गई, बाढ़ आ गई, या उसको गंदे तरीके में हैंडलिंग करके उसको फाड़ वाड़ के रख दिया, सो दैट मटेरियल इज लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिकेशन आर्काइव लाइब्रेरी की। इसके बाद लाइब्रेरी से हम लोग बुक्स इशू करा सकते हैं, यानी कि अगर मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे किताब या नॉवल या कुछ भी पढ़ना है, वहाँ से मैं अपने कार्ड दूंगी लाइब्रेरी का और बुक इशू करा के अपने पास रख लूंगी फॉर 10 to 14 डेज। उसके बाद फाइन पड़ेगा। और हर एक जैसे रिसर्च लाइब्रेरी जो होती है, कई बार वो बुक्स इशू नहीं करती है, रेफरेंस लाइब्रेरी, यानी कि तुम वहाँ बैठ के पढ़ो, उसको घर लेके नहीं जा सकते। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। सॉरी, आई होप अभी स्लाइड दिख रही होगी सबको।
इसके बाद जो आर्काइव है दैट इज बेसिकली ओनली रेफरेंस, वहाँ से हम बुक नहीं बोरो कर सकते या कोई भी मटेरियल डॉक्यूमेंट हम लोग बोरो नहीं कर सकते। इसलिए जब रिसर्चर या कोई भी इंसान आर्काइव में जाता है किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, दे स्टे देयर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जो आर्काइव की टाइमिंग है, और बार बार वहाँ जाना पड़ता है। उसके बाद लाइब्रेरी में जो सिक्योरिटी होती है आर्काइव के कंपैरिजन से कम होती है, और आर्काइव की सिक्योरिटी हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, सिमिलर विद द म्यूजियम। जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, उसको भी बहुत ध्यान रख के हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि म्यूजियम में भी कलेक्टिबल्स होते हैं। कलेक्टिबल्स यानी कि जो अपने तरीके के अपने टाइम के रेयर स्पेसिमेंट्स जो बचे हुए हैं। अगर हरप्पन एक स्केलेटन है वहाँ पे, तो वो बहुत रेयर है। राखी गढ़ी का एक स्केलेटन है, फीमेल स्केलेटन, हरप्पन गैलरी में नेशनल म्यूजियम में। तो उसको अगर कोई चुरा के ले गया या उसको कुछ डैमेज हो गया, इस वजह से म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स की सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल पे रहती है कंपेयर टू लाइब्रेरी, जहाँ पे विच आर ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड एनीवन कैन गो एंड एक्सेस द लाइब्रेरी। ठीक है। इसके बाद इनके प्रोक्योरमेंट के तरीके भी अलग होते हैं। प्रोक्योरमेंट का तरीका मतलब कि कैसे ये सामान ले रहे हैं, कहाँ से ये सामान ले रहे हैं उसमें। तो प्रोक्योरमेंट एक्विजिशन ऑफ आइटम वो भी अलग अलग रहता है। इनके टाइप्स ऑफ कलेक्शन अलग अलग रहते हैं। इनका कैटलॉगिंग का स्टाइल अलग अलग रहता है। ठीक है। कैटलॉगिंग का स्टाइल में अभी कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगी, उसमें मैं स्पेसिफिकली फोटोज डाली हैं जिससे आपको डिफरेंट स्टाइल ऑफ कैटलॉगिंग पता चल जाएगा। फिर एक्सेस टू कलेक्शन कि कौन कितना एक्सेस कर सकता है, कितने मटेरियल को एक्सेस कर सकता है, उसमें डिफरेंसेस होते हैं। और कमर्शियल वैल्यू, म्यूजियम का कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होता है, लाइब्रेरी का कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होता है, आर्काइव का कमर्शियल वैल्यू ना के बराबर होता है, क्योंकि आर्काइव को कमर्शलाइज नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें बहुत हमारे डॉसियर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड लीगल रिकॉर्ड्स होते हैं। इसलिए म्यूजियम में टूरिज्म वगैरह या टूरिस्ट अट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पेंटिंग्स होती हैं, कॉइन्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहाँ एजुकेशन के साथ साथ लोग एक रिक्रिएशन एक्टिविटी कर सकते हैं और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है, और एक ही बिल्डिंग में हमें ऑल ओवर इंडिया की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है। तो अगर नेशनल म्यूजियम जाना हो तो सुबह निकलिए एंड बाय कब 5 बज जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। एंड पूरे उसमें अलग अलग गैलरीज हैं और हर एक गैलरी एक टाइम जोन की तरफ होगा, आपको लगेगा कि आप पर्टिकुलर टाइम जोन में जा चुके हैं अपने आसपास की जगहों को देख के। लाइब्रेरी जो है आजकल नया ट्रेंड चला है, जहाँ पे स्टडी लाइब्रेरीज भी हो रही हैं। जैसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, या जिनके घर में उतना स्पेस नहीं है कि वो आराम से बैठ के पढ़ते हैं, तो वो 10 रुपये देते हैं, 15 रुपये देते हैं एक लाइब्रेरी जो किसी एक एस्टैब्लिशमेंट में बनी हुई है, प्राइवेट लाइब्रेरी होती है बेसिकली। तो वहाँ पे आपको एक्सेस बुक्स वगैरह तो नहीं मिलती हैं, बट आपको एक डेस्क और एक चेयर मिल जाता है जहाँ आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तो वहाँ जाके आप स्टडी करिए, स्टडी लाइब्रेरी जैसे कहते हैं। एंड वहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा जाते हैं। रेफरेंस लाइब्रेरी और बाकी सारी लाइब्रेरीज में नॉर्मल लोग जाते हैं या रिसर्चर जाते हैं, वो लोगों का ज़्यादा रेफरेंस लाइब्रेरी की तरफ रुझान रहता है। और जो हमारा पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, बाकी लाइब्रेरीज हैं, इसमें एजुकेशन रिलेटेड इतनी बुक्स नहीं होती हैं, लेकिन जो बेस्ट सेलर्स होती हैं फिक्शन में या बाकी चीज़ में, ऐसी बेस्ट सेलर जो नॉवल हैं, वो सारी पब्लिक लाइब्रेरीज में ज़्यादा मिलती हैं। सो दैट वो एक कई लोगों को आदत होता है, आजकल तो लोगों को मोबाइल में गेम खेलने का और नेटफ्लिक्स एंड बिंज करने का बहुत आदत है, बट पहले ऐसा होता था लोग बुक्स को पढ़ के अपने बारे में, मतलब अपने आसपास के लोगों के बारे में या डिस्नी लाइन्स के बारे में एक फिक्शनेट वर्ल्ड में रहते थे नॉवल्स वगैरह पढ़ने के बाद। तो एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो चुकी थी फॉर द जनरेशन लिविंग इन 1970s एंड 80s। 90s के बाद वाली जनरेशन आई डोंट थिंक वो लाइब्रेरी को इतना यूज करते हैं, बट जनरेशन बिफोर देम उन लोगों ने लाइब्रेरी को बहुत यूज किया था। वहाँ से फिर ये कॉन्सेप्ट हमारा पब्लिक लाइब्रेरी का शुरू हुआ था बहुत पहले से। अब ये जो मैंने स्लाइड दिखाया है ये म्यूजियम कैटलॉग का तरीका है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक आइकन है, तो इस आइकन में क्या दिखा रहे हैं कि जो भक्त हैं वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। अभी मुझे कैसे पता चला? एक तो यहाँ पे जो ये इनके जो इन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़े हैं या हाथ में जो सामान पकड़ा हुआ है, और एक आर्ट हिस्टोरियन का काम हो जाएगा। तो उसमें ना जाके अगर मैं आर्ट हिस्टोरियन नहीं होती, मुझे नहीं पता चलता कि क्या है, अगर कोई एक नॉर्मल इंसान इसको देखेगा उसको कैसे पता चलेगा? वो यहाँ पे ये बॉक्स बना है राइट हैंड साइड में सिल्वर कलर का, इसको देखेगा, इससे समझेगा कि ये छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन इस आइकन के बारे में। ठीक है, नेशनल म्यूजियम से ही लिया गया है। और इसमें क्या लिखा है? शिवलिंग की उपासना करते हुए उपासक, चंदेल टाइम पीरियड का है, 11वीं से 12वीं शताब्दी तक है, खजुराहो मध्य प्रदेश से ये मिला है। फिर इसकी हाइट ऊंचाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी गहराई कितनी है, उस सब के बारे में इन लोगों ने लिखा है। और ये जो टिपिकली एक्सेशन नंबर यहाँ लिखा गया ना 82.226, यानी कि अवाप्य संख्या जो है इसकी, तो ये अवाप्य संख्या क्या है कि बहुत सारे रिसर्चर जो हैं या बाकी अगर किसी को कोई आर्टिकल लिखना है इस पर्टिकुलर पीस के बारे में, तो या तो वो इसकी फोटो खींच लें, लेकिन अगर हमारे पास वो परमिशन नहीं है फोटो खींचने की, तो हम क्या करते हैं, हमें एक्सेशन नंबर कोट करते हैं और वहाँ म्यूजियम में जाके क्यूरेटर से रिक्वेस्ट करते हैं इन रिटन लेटर कि हमको इस पर्टिकुलर आइकन का फोटोग्राफ चाहिए। या अगर हम लोगों को इसका एक्सेशन नंबर पता है, तो कहीं अगर हम इस पर्टिकुलर आइकन की बात करेंगे तो हम इतनी सारी डिटेल ना देखें, खाली एक्सेशन नंबर कोट करेंगे तो हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि नेशनल म्यूजियम में इस एक्सेशन नंबर से ये पर्टिकुलर आइकन है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली प्रोवेनेंस को लिखा जाता है कि कहाँ से सामान मिला है, किस टाइम पीरियड का सामान है, और उसकी जो डायमेंशन है कि उसका क्या आकार, क्या ऊंचाई, क्या लंबाई, क्या चौड़ाई, एंड द टाइप ऑफ मटेरियल दैट हैज बीन यूज्ड, कि कौन सा मटेरियल बनाया गया है, यूज किया गया है इस पर्टिकुलर आइकन को बनाने के लिए। तो यहाँ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से डिटेल जो है ये म्यूजियम कैटलॉग में दी जाती है। ठीक, ये आइकन के साथ रखा रहता है। इसके बाद ये लाइब्रेरी का कैटलॉग होता है। ये पर्टिकुलर जो कैटलॉग मैंने आपको दिखाया ये वाला, ये आईजीएनसीए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स वहाँ का एक ऑनलाइन लाइब्रेरी का कैटलॉग है। और कैटलॉगिंग जो है ओपैक करके एक कैटलॉगिंग होती है जो लाइब्रेरी में यूज की जाती है। ठीक है, तो उसके थ्रू इसको रखा जाता है। तो यहाँ पे जो प्राचीन भारतीय मिट्टी के बर्तन, पुरातत्व गोविंद चंद्र राय। तो गोविंद चंद्र राय कौन है? ये इसके लेखक है। नीचे वाले ये लास्ट वाला लाइन पढ़ रही हूँ मैं। तो जब इसको रेफर करेंगे ये लोग पहले सरनेम डालेंगे राय गोविंद चंद्र। मटेरियल टाइप क्या है? टेक्स्ट है, प्रिंट फॉर्मेट में है। लैंग्वेज के लिए इन्होंने एच लिखा है, एच बोलने से हिंदी, अगर ई होता तो इंग्लिश। ठीक है, पब्लिशर कौन है? कि वाराणसी चौखंबा विद्या भवन 1960। अभी 1960 क्या है? ये इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन है कि इस डेट पे ये बुक पब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसका क्या अदर टाइटल है? इसका इंग्लिश में भी अलग टाइटल आता है। और यहाँ पे अगर देखो तो इसमें कॉल नंबर लिखा हुआ है 738.3 राय 1। तो बेसिकली जो राय है ये जो राइटर है उसका सरनेम है। एक्सेशन नंबर यानी कि ये प्राचीन या प्रा से शुरू होती हुई किताबों में 700 नंबर से 38.3 वाले इसमें, क्योंकि इसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। सिमिलरली अगर हम इसको देखेंगे मातृका उद्योग है ना, हरेंद्र नाथ बोस, तो इसका भी सेम हम देखेंगे। मटेरियल टाइप टेक्स्ट है, प्रिंट में है, हिंदी में है। इसका पब्लिशर सूचना विभाग है, 1958 में पब्लिश हुई है। मृतिका उद्योग इसमें है। और फिर इसका कॉल नंबर लिखा गया है। तो जब भी हम कभी अगर आईजीएनसीए में जाएंगे या किसी और लाइब्रेरी में जाएंगे तो जो ये कॉल नंबर होता है ना, इसको हम लाइब्रेरी में दे देंगे, बोलेंगे कि ये वाला कॉल नंबर से मुझे किताब चाहिए। अगर हमको पहले किताब ढूंढनी नहीं आती है, लेकिन अगर हमको किताब ढूंढनी आती है तो हम एक सेक्शन में जाएंगे जहाँ 600 से किताबों का नाम शुरू हो रहा है,
वहाँ इसको लोकेट करेंगे इस कॉल नंबर के थ्रू, क्योंकि बुक्स के जैसे ये रजिस्टर है मेरा, तो यहाँ पे एक चिट लगाया जाता है या उसके बाउंड्री पे एक चिट लगाया जाता है जहाँ पे एक्सेशन नंबर्स को मेंशन किया जाता है। तो ये हमारा फर्क हमको दिख गया कि कैटलॉग म्यूजियम का भी इतना डिटेल नहीं होता है, वो बस मेन आइडिया हमको दे देता है। सिमिलरली लाइब्रेरी का कैटलॉग बहुत कॉन्वर्सली लाइब्रेरी का कैटलॉग है इट्स वेरी डिटेल, उसमें राइटर के नाम से, बुक का टाइटल, उसका लोकेशन, उसकी भाषा, उसके अंदर कई बार यहाँ पे उसका कंटेंट को भी डिस्क्राइब किया रहता है कि किस टाइप का कंटेंट या जो उसका कंटेंट पेज है क्या हमको मिलेगा। अब ये है आर्काइव का कैटलॉग। आर्काइव का कैटलॉग में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ बोला है कि कौन से डिपार्टमेंट में से था, ये पीएमओ ऑफिस के डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर सामान था, इसमें कौन से ब्रांच से था नहीं लिखा, ईयर 1956 टू 71, फाइल नंबर दे दिया, कौन सा वॉल्यूम है वो दे दिया, लोकेशन जो है एनएआई रिपोजिटरी, उस पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे आपको मिलेगा उसको दे दिया, विडो एंड डॉटर ऑफ श्री सुभाष चंद्र बोस मिसलिनियस कॉरेस्पॉन्डेंस विद एंड अबाउट, इतना दे दिया, और ये इसकी डिटेल दे दी। ठीक है, फाइल कंटेन्स कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटेरिएट, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल एक्सेट्रा रिगार्डिंग द नेताजी डॉटर इन इंडिया, एंड फाइल्स आल्सो कंटेन न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड रिपोर्ट ऑफ अमिताभ अराइवल। तो बेसिकली इसका एक जिस्ट जो है ये भी इतना डिटेल नहीं है, इसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट है क्या है, सिर्फ वो एक लाइन में दे दिया और इस तरीके से। तो इसमें जो आर्काइव का जो कैटलॉग है उससे हमको सिर्फ इतना पता चलेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक डॉक्यूमेंट है जो हमको एनआई रिपोजिटरी में मिल जाएगा। तो जो हम कैटलॉग चेक करेंगे और इसकी लोकेशन देखेंगे और वहां जाके हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ स्लाइड, बट अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अभी जो मैंने आपको चीजें एकदम ब्रीफली बताई थी उसको थोड़ा एलाबरेट करने की कोशिश करूंगी। सो दिस माइट बी इन इंग्लिश, अगर हिंदी में मैंने समझाने की कोशिश की है फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मैं एंड में 5 मिनट दोबारा से इसको हिंदी में या साथ साथ हिंदी बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो एक पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि देयर इज अ कॉमन परसेप्शन दैट म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड आर्काइवल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल आइडेंटिकल, बट देयर आर डिफरेंसेस इन द इंस्टीट्यूशनल गोल्स, कलेक्शंस एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट एंड द वे इन व्हिच अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट्स विद द यूजर। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि पहले तो लोगों को अगर एक जगह में देखो जिसने कभी इन चीज़ों को एक्सेस नहीं किया है या इन चीज़ों के बारे में जान समझ नहीं है, कॉमन आदमी को अगर बोलो लाइब्रेरी, आर्काइव और म्यूजियम, तो उसको एक तरीके से चीज़ें सादगी में एक जैसी ही लगेंगी, तो बोलेगा क्या फर्क है, एक ही तो है। बट एक्जैक्टली ऐसा नहीं है, ये बहुत डिफरेंट होती हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल एट ऑल। यहाँ पे क्या इसके इंस्टीट्यूशन के क्या गोल है, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो उसकी क्या धारणा है खुद को लेके, उसके क्या मकसद है बनने का, क्या उसकी सोच है अपने बारे में, उसके क्या कलेक्शन हैं, कैसे उसके कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करा जाता है। किसी भी एक कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने को हम कैटलॉग बोलते हैं। तो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, तो इसमें लाइब्रेरी ने अलग तरीके से अपने कलेक्शन को कैटलॉग किया, ऑर्गेनाइज किया, आर्काइव ने अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया, सिमिलरली म्यूजियम ने अपने अलग तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि बहुत चेंजेस आते हैं इनके कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग के तरीके में। ठीक है, और किस तरीके से पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अपने यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करता है। म्यूजियम का इंटरैक्शन बहुत यूजर फ्रेंडली होता है एंड बहुत कम्युनिकेटिव होता है उस तरीके से कि हम लोग जाके म्यूजियम में अपने ओपिनियन भी लिख के आ सकते हैं कि इस वाले गैलरी में हम लोग ये देखना पसंद करेंगे। बट आई डोंट थिंक कि लाइब्रेरी या आर्काइव में उतना फ्रीडम एक यूजर को या एक व्यूअर को उस तरीके से फ्रीडम होती है ना। तो इसके बाद अगर हम ये देखेंगे, आई थिंक ये वाला सेक्शन तो क्लियर हो ही गया सबको। नेशनल लाइब्रेरी वही होती हैं जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती हैं। ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी होती है कि जैसे अगर कोई नाट्य कला अकादमी है या कोई ड्राम्स ऑफ है, ड्रामेटिक सोसाइटी है, उसकी अपनी लाइब्रेरी होगी, तो स्पेशल स्पेसिफिक लाइब्रेरी होगी जो उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी के बारे में बात करेगा। ठीक है, हाँ, सो मोस्ट प्रोमिनेंट डिफरेंस होगा इनका इन द फॉर्म ऑफ मीडिया दैट ईच हैंडल्स, किस टाइप का मीडिया को हैंडल करें। मीडिया यानी कि ये जो सनसनी खबरें उसको मीडिया नहीं बोल रही हूँ मैं। मीडिया का मतलब बुक्स, पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर, पेंटिंग, ऑडियो विजुअल मटेरियल, इस सबको मीडिया बोला जा रहा है जो सामान से नॉलेज जनरेट होगी इन तीनों इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, म्यूजियम में ऑब्जेक्ट्स होते हैं और आर्काइव में ग्राफिक रिकॉर्ड और लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। बेसिकली जो लाइब्रेरी है उसमें कलेक्शन ऑफ मटेरियल आएगा, बुक्स, पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर, मैप एंड अदर फॉर्मेट सच एज ऑडियो विजुअल मटेरियल। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, जैसे ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, नेशनल लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं, दे आर नॉट फॉर रिसर्च, दे डोंट हाउस द रिसर्च जर्नल्स एंड बुक्स, बट बेसिकली द पॉपुलर बेस्टसेलर बुक्स दैट दे आर अवेलेबल। इसका रोल क्या होता है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट देना जहाँ पे लोग आके बैठ के पढ़ाई कर सके, एंड इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन एंड ओपन टू एवरीवन। एजुकेशन, जनरेशन, असिस्टेंस एंड एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ रीडिंग मटेरियल इज आल्सो गिवन। दे स्टोर द जनरेटेड नॉलेज। सो बेसिकली आर्काइव में हमारे पास सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम नॉलेज जनरेट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में हमारे पास जनरेटेड नॉलेज, जैसे अगर कोई ऑथर है वो आकर जाके उसने पढ़ाई लिखाई की, कुछ भी किया, फिर उसने बुक पब्लिश की और वो बुक हमको लाइब्रेरी में मिलेगी। तो जो जनरेटेड नॉलेज है, जो ऑलरेडी किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसने किताब लिख दी है, वो हमको लाइब्रेरी में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद म्यूजियम है। म्यूजियम लुक्स आफ्टर कलेक्शंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट लाइक साइंटिफिक, आर्टिस्टिक, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मटेरियल्स एंड शोकेस देम टू द लार्जर पब्लिक। टाइप्स ऑफ म्यूजियम हमारे हो जाते हैं हिस्टोरिक, साइंटिफिक, आर्ट, नेशनल एक्सेट्रा, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली स्टेट म्यूजियम, यूनिवर्सिटी म्यूजियम, आशुतोष म्यूजियम उस तरीके से हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। तो वो वैरायटी ऑफ म्यूजियम्स होते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इट हेल्प्स इन रिसर्च एंड स्टडी, प्रिजर्वेंस ऑफ द एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, और जरूरी नहीं कि एंशिएंट, मीडिवल, मॉडर्न, कंटेम्परेरी आर्टिफैक्ट्स, नेवल रिकॉर्ड्स, आर्मी रिकॉर्ड्स, जो उनके बेसिक जो हमने वॉर फाइट की थी उसमें से अगर कुछ मटेरियल रहता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम बाकी भी हमने देखा था कि जिसमें हमारा नेवल म्यूजियम था और एयरफोर्स म्यूजियम था। तो इस तरीके से डिफरेंट म्यूजियम होते हैं जो अलग अलग एरिया ऑफ स्टडी को प्रिजर्व और कंजर्व करके रखते हैं। दे ऑल्सो वर्क एज अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट एंड दे आर नॉलेज जनरेटर्स। ठीक है, यहाँ से भी नॉलेज जनरेट होती है। इसके बाद आर्काइव्स हैं। बेसिकली आर्काइव जो है रिपोजिटरीज हैं। रिपोजिटरी क्या होता है कि यहाँ पे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिजर्वेंस ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सेस भी दिया जाता है लोगों को। तो कलेक्शन ऑफ मटेरियल लाइक माइक्रोफॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, एप्स एंड लॉस, फोटोग्राफ्स, माइक्रोफिल्म्स, मैप्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एंड ट्रीटीज, ये सब यहाँ होती हैं। देन देयर आर वैरायटी ऑफ आर्काइव्स, यूनिवर्सिटी आर्काइव, कॉर्पोरेट आर्काइव, गवर्नमेंट आर्काइव, हिस्टोरिकल आर्काइव। ठीक है, रिलीजियस एंड स्पेशल कलेक्शंस आर आल्सो देयर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट वर्क्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इट इज आल्सो यूजफुल फॉर डेवलपिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक सोर्स ऑफ वैलिड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये तो आई थिंक मैंने इन डेप्थ आप लोगों को बता ही दिया था कि क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन आर्काइव एंड लाइब्रेरी। तो बेसिकली जो इनका पैटर्न ऑफ प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, प्राइमरी डिफरेंस ले इन प्रोक्योरमेंट और एक्विजिशन ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो इसको अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या इनका चेंजेस रहता है।
तो आर्काइव जो है वो कैसे अपना मटेरियल ऑब्टेन करती हैं? दे ऑब्टेन मटेरियल फ्रॉम ओरिजिनल ऑथर्स और क्रिएटर्स ऑफ द वर्क, डॉक्यूमेंट्स आर डोनेटेड, दे पिक मटेरियल विद आर्काइवल सिग्निफिकेंस, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे जो आर्काइव में डॉक्यूमेंट डोनेट किए जाते हैं और उसमें से आर्काइव के पास ये अथॉरिटी होती है कि जितना भी मटेरियल इनको मिला है इसमें से एक खुद का कलेक्शन बनाए और जो इनको लग रहा है कि ये मटेरियल इज नॉट गुड फॉर प्रिजर्वेशन उसको वो हटा सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारा मटेरियल इनको मिलता है जिसमें जो आर्काइविस्ट है उसका ये एक राइट है कि दे कैन और पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी कि इट्स देयर ड्यूटी कि इसको ट्रैश हटा के इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखें, ठीक है? द लेजिस्लेशन और द लॉ रिक्वायर्स आर्काइव्स टू एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ लीगल पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिक और पॉलिटिकल रीजन, ठीक है? तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट आर्काइव को डोनेट किया जाता है तो वो उसको मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट ऑल द मटेरियल्स व्हिच हैव लीगल सिग्निफिकेंस, या तो किसी इंसान से रिलेटेड या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। जैसे इंडिया में पर्टिकुलरली दिल्ली में अगर कोई आर्काइव है और वहाँ पे कोई अपना सामान देना चाह रहा है व्हिच हैज लीगल सिग्निफिकेंस, तो जो पर्टिकुलर आर्काइव है उसको यहाँ के ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, यहाँ का लीगल लॉज के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद आता है म्यूजियम। अभी हम फर्स्ट पॉइंट पे ही हैं, इसी को ही डिस्कस कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आइटम्स को, ठीक है? इसके बाद म्यूजियम से आता है, तो म्यूजियम जो है आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करते हैं व्हिच कुड एदर बी डोनेटेड और एक्वायर्ड। कई बार हम देखते हैं कि बोलियां लगती हैं, ठीक है? बहुत सारी, जैसे गांधी जी के रश्मि की एक बार बोली लगी तो उसको किसी ने ऑक्शन किया था। तो बेसिकली या तो म्यूजियम ऑक्शंस में बोलियां लगा के इन चीज़ों को एक्वायर करता है, या तो फिर ये चीज़ें डोनेट की जाती हैं, या तो जो स्टेट म्यूजियम्स होते हैं वो अपना बेस्ट आर्टिकल लेके, बेस्ट आर्टिफैक्ट लेके नेशनल म्यूजियम को देते हैं फॉर प्रिजर्वेशन इन अदर मटेरियल, ठीक है? तो बेसिकली जो आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे देखो एदर बी डोनेटेड और एक्वायर्ड, द आइटम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय क्यूरेटर, ठीक है? जैसे आर्काइव में आइटम को कौन ऑर्गेनाइज करता है? आर्काइविस्ट। वैसे म्यूजियम में क्यूरेटर इनको करता है, एंड लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन अपने कैटलॉग को बनाता है, ठीक है? तो इट्स पार्ट ऑफ द ड्यूटी। आर्काइव में आर्काइविस्ट, म्यूजियम में क्यूरेटर, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन, इतना आप लोग याद रखना। सो द आइटम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय क्यूरेटर ऑन लाइन ऑफ मटेरियल यूज्ड कि किस तरीके का मटेरियल यूज हुआ है, उसके बाद कलेक्शन रूल्स ऑफ द म्यूजियम एज वेल एज द आइडियोलॉजी ऑफ द म्यूजियम, ठीक है? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं ऑन व्हिच द कलेक्शन इज मेड। ड्यू टू अ पर्टिकुलर एंड फोकस्ड एरिया ऑफ expertise, museum do not have hoards of artifacts from across the globe. Apart from British Museum जहाँ पे all over the world से इजिप्ट से कुछ है, इंडिया से कुछ है, जो म्यूजियम्स हैं उनका एक लिमिटेड स्पेस होने के कारण वो एक लिमिटेड चीज़ ही शोकेस कर पाते हैं अपने कलेक्शन में। ऑन द कॉन्ट्री, लाइब्रेरी जो है यहाँ पे बुक्स होती हैं, बुक्स एंड अदर पब्लिश मटेरियल, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम पब्लिशर्स और इंडिपेंडेंट बुक सेलर कॉल्ड लाइब्रेरी वेंडर्स, ठीक है? तो लाइब्रेरी में बहुत रेयरली कुछ होता है कोई डोनेट कर रहा है। मोस्टली रिसर्च लाइब्रेरीज में या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में ऐसा होता है कि चीज़, या म्यूजियम लाइब्रेरी जो होती हैं उनमें होता है कि चीज़ें डोनेट की जाती हैं, ठीक है? जैसे शिवरामा मूर्ति का एक बुक था विच वॉज साइन एंड फॉरवर्डेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी, तो वो नेशनल म्यूजियम को डोनेट किया गया था, नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी को डोनेट किया गया था बाय द ऑथर हिमसेल्फ। तो ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं। या नासिक का जो कॉइन म्यूजियम का लाइब्रेरी था वहाँ पे एक जैन मर्चेंट्स थे, तो दे यूज्ड टू डोनेट बुक्स क्योंकि वो लर्निंग को बढ़ावा देना चाह रहे थे। तो इस तरीके से भी होते हैं, बट देयर आर रेयर केसेस ऑफ डोनेशन इन लाइब्रेरी। बेसिकली लाइब्रेरी का मेन काम होता है कि बुक्स या बाकी पब्लिश मटेरियल जो है उसको खरीदे, या तो ऑथर से खरीदे। अगर मैं किताब लिख रही हूँ, आपने से कोई किताब लिखा है तो आपको लाइब्रेरी कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं कि आप अपनी बुक्स हमको दे दें, हम अपनी आपकी बुक्स को अपनी लाइब्रेरी में रखना चाह रहे हैं। या फिर जैसे मोतीलाल बनारसीदास या ऑक्सफोर्ड, ये पब्लिशर्स होते हैं, ठीक है? या हाँ, ओयूपी वगैरह ये सब, तो ये पब्लिशर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे, बोलेंगे भाई आपका जो भी कलेक्शन है बुक्स का उसको हम खरीदना चाह रहे हैं और उसको हम अपनी लाइब्रेरी में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये 3-4 केसेस होते हैं लाइब्रेरीज के। तो बेसिकली लाइब्रेरी बुक्स या अदर मटेरियल उसको खरीदता है लाइब्रेरी वेंडर से, जो कि इंडिपेंडेंट स्कॉलर भी हो सकते हैं या फिर पब्लिशिंग हाउस भी हो सकते हैं, ठीक है? लाइब्रेरीज मोस्टली बाय द मटेरियल व्हेन दे नीड इट, ठीक है? बट दे डू गेट लार्ज डोनेशंस फ्रॉम प्राइवेट पीपल। द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉलोज द रेगुलेशन ऑफ गवर्निंग लाइब्रेरी, ठीक है? कि किस टाइप का कलेक्शन किस लाइब्रेरी में होगा वो उस लाइब्रेरी का जो गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, लाइब्रेरी को मेंटेन एंड रख रहा है, वो डिसाइड करेंगे कि हमारी लाइब्रेरी में किस टाइप की बुक्स होंगी। अगर कोई एक हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइब्रेरी बनेगी तो उसमें हिस्ट्री बुक ज़्यादा होंगी, एक पॉलिटिकल साइंस को ध्यान में रखते हुए बनेगी तो उसमें वैसी बुक ज़्यादा होंगी। इंटरनेशनल रिलेशन वाली अगर कोई लाइब्रेरी होगी तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन वाली ग्लोबल स्टैंडर्ड की बुक ज़्यादा होंगी, ठीक है? सो द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉलोज द रेगुलेशन ऑफ गवर्निंग लाइब्रेरी कलेक्शन एंड द इंस्टीट्यूशंस मिशन। लाइब्रेरी कैन कलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक? इसके बाद इनके टाइप्स ऑफ कलेक्शंस क्या-क्या हैं? तो आर्काइव का जो रिपॉजिटरी है उसमें अनपब्लिश्ड मटेरियल रहेगा, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, लेटर हो गया। कलेक्शन हैज डिस्टिंक्ट पीसेस ऑफ आर्टिफैक्ट्स एज वेल। म्यूजियम का कलेक्शन में सिर्फ आर्टिफैक्ट्स होता है मोस्टली नॉन टेक्सचुअल चीजें होंगी, बट समटाइम दे कैन हैव टेक्सचुअल मटेरियल लाइक इंस्क्रिप्शंस, ठीक है? या बहुत पुरानी डायरी, जैसे एन फ्रैंक का अगर कोई डायरी प्रिजर्व करेगा तो उसको म्यूजियम में रखा जाएगा, उसको आर्काइव में रखा जाएगा। देयर कलेक्शन कंटेन टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? फिर लाइब्रेरी जो है वहाँ पे होल्डिंग क्या है, लाइब्रेरी का होल्डिंग या लाइब्रेरी का कलेक्शन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ पब्लिश्ड वर्क, जो लाइब्रेरियन सेपरेट करता है, ठीक है? इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड ऑर्गेनाइज द वर्क बाय द बुक्स नेम और द ऑथर्स नेम और द टॉपिक डिस्कस्ड, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैटलॉगिंग के बारे में एंड देन कलेक्शन, ठीक? सो कैटलॉगिंग जो है, कैटलॉगिंग इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कलेक्शन। म्यूजियम का जो कैटलॉगिंग है इट बिकम्स एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजिंग म्यूजियम्स इंपॉर्टेंट एसेट्स, ठीक है? कि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्टिबल चीजें होती हैं तो उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि अगर कोई विजिटर जाता है और देखता है कि यार इस पर्टिकुलर आइकन में, पर्टिकुलर पेंटिंग में ये डिफेक्ट है या मोल्डिंग आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उस पर्टिकुलर एक्सेशन नंबर को कोड करके वहाँ म्यूजियोलॉजिस्ट को या क्यूरेटर को बोलेंगे, एंड देन वो उस एक्सेशन नंबर से उस आइकन का पता लगा के उसको प्रिजर्व एंड कंजर्व करने के काम शुरू कर देंगे, ठीक है? इस वजह से उसका काम आसान करने के लिए इसमें एक्सेशन नंबर या इसका कैटलॉगिंग जरूरी होता है। Catalogs thus are small cards which consist of the up-to-date collection information, provenance, accession number, etc. While cataloging an item, a registration number which is unique to the object is given. जैसे इसमें मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो अभी मैंने जो बोला कि इसका डेटा कलेक्शन इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोवेनेंस की कहाँ से ये चीज़ हमको मिली थी। तो चंदेला टाइम पीरियड में खजुराहो से हमको ये चीज़ मिली है, तो इसका प्रोवेनेंस होगा खजुराहो। एक्सेशन नंबर या आवाज की संख्या जो है वो भी होगा, ठीक है? एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है इसका, और विच इज यूनिक टू द ऑब्जेक्ट एंड इज गिवन एज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम कि क्या चीज़ है ये, उसका भी लिखेंगे विच सिंपल टर्म्स डिफाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट, ठीक है? तो बेसिकली इसका एक छोटा टाइटल दे दिया जिससे कि हम इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर पाए टू द व्यूअर, टू द पीपल ऑफ विजिटिंग द म्यूजियम, कि इस ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर ये काम है। तो एक टाइटल में ही बता दिया कि क्या चल रहा है। अ टाइटल इज आल्सो गिवन अलोंग विद स्मॉल डिस्क्रिप्शन, डायमेंशन ऑफ द आर्टिफैक्ट इज आल्सो मेंशन्ड इन एडिशन टू एनी डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स।
इसमें और क्या चीज़ें अलग अलग हो सकती है। अगर यहाँ किसी का अगर इंस्क्रिप्शन किसी का साइन होता, इस आइकन में पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे किसी का साइन होता तो यहाँ पे मेंशन करते इस वाले कैटलॉग में कि दिस हैज बीन साइन बाय सो एंड सो, ठीक है। अगर कोई सिग्नेचर होता, बाकी कोई चीज़ होती तो उसको प्लेस, डेट, प्रोवेनिएंस, द हिस्ट्री फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट हैज अराइव्ड, मोस्ट इंपोर्टेंटली एक्विजिशन डिटेल्स आर आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो आई थिंक दिस थिंग वाज टेकन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम खजुराहो, तो इसलिए एक्विजिशन डिटेल नहीं है, खाली एक्सेशन नंबर है जिससे हमको इसकी डिटेल्स के बारे में और पता चल जाएगा। तो लाइब्रेरी का कैटलॉगिंग स्टाइल क्या है? Library का cataloging style is completely different from that of the museum. They arrange the material on the basis of the subject, gives a unique code to that subject, and the books related to the subject are then numbered along with the subject number, followed by the alphabetical and numerical sequence. तो ये कॉल नंबर जो है ना, ये बेसिकली यही है, ठीक है। और लाइब्रेरीज क्या फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये ओपैक और मार्क, MARC और OPAC, ठीक है। तो दे फॉलो MARC यानी कि मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग सिस्टम। और मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग सिस्टम जो है MARC या मार्क, इसको ये यूज करते हैं अपना डिजिटल सोर्सेज को कैटलॉग करने के लिए। जैसे अगर कोई डीवीडी हो गई, कोई मूवी हो गई, कोई म्यूजिकल रिकॉर्ड हो गया, उसको स्टोर करने के लिए मार्क का यूज करते हैं। एंड बुक्स को स्टोर करने के लिए, जैसे यहाँ पे ये पूरा डिटेल है, इसके लिए ओपैक सिस्टम को यूज करते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है, फॉर डिजिटल डेटाबेस ऑफ टेक्सचुअल फाइल्स, ठीक है, एंड ई बुक्स एंड जर्नल्स। उसके बाद आर्काइव में आते हैं। तो आर्काइव अरेंज द आइटम विद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोवेनिएंस। दे मेक एवरी अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द अरेंजमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इनसाइड द कलेक्शन इन द सेम वे द क्रिएटर फर्स्ट अरेंज। तो ये जो फाइल पहली बार पीएमओ ऑफिस से निकल के कहीं पहुंची होगी, तो इसको कोशिश की जाती है कि जिस वे में उस टाइम पे फाइल रही थी कि पेज नंबर 1 पहले, पेज नंबर 2 बाद में, उसी तरीके से इसको कैटलॉग करके रखा जाए, ठीक है। आर्काइवल रिसोर्सेज विद इन अ गिवन कलेक्शन आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू वेरियस डिस्टिंक्ट ग्रुपिंग। इसमें आइटम का नंबर पहले आएगा, यहाँ आइटम का नंबर पहले आएगा, फिर फाइल का नंबर आएगा, फिर अगर कोई सब सीरीज है, और उसके बाद ये कहाँ मिला था, तो पीएम ऑफिस से मिला था, इसलिए एंड में पीएम लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले आइटम का नाम, नंबर, फिर फाइल का नंबर, फिर अगर उसका जैसे 71 जो है इसका सब सीरीज है, एंड देन फाउंड कि कहाँ मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैटलॉगिंग हो गया। अब हम आते हैं इसका एंड बेसिकली कमर्शियल वैल्यू, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या कमर्शियल वैल्यू बाकी चीज़ों में आती है, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्सेस टू कलेक्शन, कि कहाँ कहाँ पे कौन लोग एक्सेस कर सकते हैं किस चीज़ को। तो फिजिकल विजिट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्सेस द आर्काइवल डॉक्यूमेंट, बट कोविड के बाद दिस इज नॉट सर्टेनली नॉट द केस। कुछ कुछ सामान है, बट अगर बहुत ज़्यादा डिटेल अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए हमको विजिट लगानी पड़ेगी। बट ऑनलाइन भी एक जनरल पब्लिक के लिए बेसिक चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। रिसर्चर्स कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स, बट टू एक्सेस द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन like birth record, adoption record, and personal files which are restricted, it is necessary to ask the staff, ठीक है। इन सब restricted files को यूज अगर एक्सेस करना है तो स्टाफ मेंबर से बात करनी पड़ेगी, एक रिटन लेटर देना पड़ेगा, और उसमें परमिशन लेकर तभी चीज़ों को एक्सेस किया जा सकता है। इट इज नेसेसरी टू हैंडल आर्काइवल मटेरियल विद एक्सट्रीम प्रिकॉशन एंड द रिकॉर्ड ऑल्सो शुड बी मैनुअली रिव्यूड एंड लोकेटेड बाय द रिसर्चर, ठीक है। और जब हम कोई आर्काइवल सोर्स को यूज करते हैं तो बेसिकली एक मास्क और एक हैंड ग्लव पहन के ही उन चीज़ों को एक्सेस किया जाता है, क्योंकि बहुत पुराना सामान है, तो हमारे सांस से भी वो डिटेरियोरेट हो सकता है, हमारा क्योंकि हाथ में मॉइस्चर रहता है, तो उस मॉइस्चर से भी सामान खराब हो सकता है। तो इस वजह से मोस्टली जब हम म्यूजियम में जाते हैं या म्यूजियम के कलेक्शन को एक्सेस करते हैं या आर्काइव के कलेक्शन को एक्सेस करते हैं, तो ये बेसिक प्रिकॉशनरी चीजें हम लोग यूज करते हैं, मास्क एंड ग्लव्स, ठीक है। उसके बाद म्यूजियम्स आर ओपन टू पब्लिक, स्टिल सर्टेन एरियाज आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर लेमैन्स एंट्री। द प्रीशियस कलेक्शन ऑफ म्यूजियम्स आर लॉक्ड इन स्टोरेज। सो बेसिकली म्यूजियम में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं फ्रीली, लेकिन म्यूजियम का अपना एक स्टोरेज होता है, वहाँ पे हमारा एक्सेस नहीं होता है कॉमन पब्लिक का। ऑल्सो कई बार जैसे नेशनल म्यूजियम में प्रीशियस कलेक्शन है, वहाँ ज्वेलरी का कलेक्शन है, तो जब वो कलेक्शन शुरू हुआ था तब लोगों ने उसको ओपन किया था, बट नाउ दैट पर्टिकुलर गैलरी इज क्लोज्ड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, रेनोवेशन वगैरह वो सबके चक्कर में। तो ऐसे कई कलेक्शन है जहाँ पे हमारा एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है कॉमन लोगों का, उसके लिए भी फिर परमिशन लगती है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई प्रीशियस आइटम है या बाकी कोई चीज़ है, उनको लॉक करके स्टोरेज में रखा जाता है, वो पूरी गैलरी लॉक कर दी जाती है। सो द क्यूरेटर डिटरमाइंस द आइटम फॉर डिस्प्ले विद प्री डिटरमाइंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्यूरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से सामान को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, कौन से को डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे हैं। और अगर उन्होंने एक वाटर वेसल या कोई बुद्धिस्ट स्तूप का कोई वोटिव इंस्क्रिप्शन वाला कुछ चीज़ दिखाना है, तो पहले उसको एक कहानी टाइप बनाएंगे कि कहाँ से मिला, क्या मिला, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बाद वो उस पूरी गैलरी को सजा के उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो उसका एक्सेस भी बेसिकली सबको ही होगा, लेकिन वो चीज़ को हम कैसे देखेंगे वो परसेप्शन क्यूरेटर का होगा, कि सबसे पहले अगर उन्हें बुद्ध की लाइफ में कोई चीज़ डिस्प्ले करना है तो पहले वो बुद्ध की बर्थ से स्टार्ट करके फिर उनका निर्वाण प्राप्ति और एनलाइटनमेंट और ये सब, और उसके बाद एंड में एनलाइटनमेंट उनका ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण प्राप्ति उनका डेथ होता है बेसिकली। तो जब उनका डेथ, तो उस तरीके से सीक्वेंस वाइज उसको लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यूरेटर के काम होते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी रिसोर्सेज जो है, यहाँ पे क्या होता है कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज जो होते हैं बेसिकली दे आर बोरोएबल, ठीक है। तो लाइब्रेरी कैन लेंड देयर रिसोर्सेज, यानी कि उनको अपना सामान उधार पे दे सकते हैं, बोरो करवा सकते हैं, एंड इट इज ओपन एक्सेस टू द पब्लिक, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है फॉर जनरल पब्लिक, हाउएवर देयर आर रेफरेंसेस लाइब्रेरीज दैट डू नॉट लेंड योर और लेट यू बोरो द बुक्स, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं कमर्शियल वैल्यू पे। अपार्ट फ्रॉम आर्काइव, म्यूजियम एंड लाइब्रेरीज हैव कमर्शियल वैल्यू एज दे समटाइम्स सेल द आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम देयर रिपोजिटरीज, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने मेन डिफरेंसेस पढ़ लिए अबाउट लाइब्रेरी, आर्काइव एंड म्यूजियम, ठीक है। इसके बाद हम बेसिक थ्योरीज पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन सी थ्योरीज इस चीज़ में आ रही थी। अभी आई ओपन द पोडियम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो किसी को कोई गुड मॉर्निंग रौनक, तो अगर आप हाँ नेशनल रौनक, नेशनल म्यूजियम में फोटोज की परमिशन है, फोन से आप फोटो ले सकते हो, लेकिन अगर आप कैमरे से फोटो लोगे तो उसमें वो एक नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि कैमरे का फ्लैश वगैरह जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें पड़ता है, तो लाइट से भी बहुत सारे पेंटिंग और आर्टिफैक्ट्स खराब हो सकते हैं, इस वजह से वो लोग एक फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली फोटो खींच सकते हो और उसका परमिशन रहता है। पीपीटी मैंने शेयर कर दी थी, तो आप लोगों को दिया, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये कोई एनोनिमस है, इसका पीडीएफ आई थिंक आप वैसे अपने एसएल मटेरियल से पढ़ लेंगे तो काफ़ी रहेगा, प्लस क्लास में जो मैंने पीपीटी शेयर किया है उसका क्लास नोट्स आप ले सकते हैं। मोस्टली ये सिमिलर नॉलेज है, बट इसमें मेरे अपने लिव एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, तो क्लास में थोड़ा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। बिकॉज आई हैव बीन टू मेनी लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, तो उस तरीके से
आप लोग क्लास को अटेंड करके ये सब चीज़ें देख सकते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लास में ही आपको मिलेगा। नहीं तो जो मैंने पहले आपको रीडिंग लिस्ट शेयर किया था, उसमें से आप रीडिंग पढ़ सकते हैं, उसमें से आपको मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। बट एज़ वेल द रीडिंग मटेरियल वुड बी इनफ फॉर यू। ठीक है? अभी हम लोग क्लास को यहीं खत्म कर देते हैं एंड विल मीट अगेन टुमारो। ठीक है? थैंक यू एवरीवन। अगर किसी के और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि 5 सवाल से ज़्यादा कोई सवाल आया था आज। ठीक है? आई विल एंड द क्लास नाउ एंड विल मीट टुमारो। गुड बाय एवरीवन।